ओके, वेलकम टू द पीपल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जहां तक मैं बात करूं, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्वेश्चन हो रही है, इट्स नॉट लाइक कि आप इसको आप एज अ कैजुअल ले लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, एंड दैट्स वाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। सो लास्ट क्लास में हमने कोशिश ये किया था कि हम वी आर गोइंग टू कवर 20 क्वेश्चन, बट समहाउ इट हैज नॉट बीन हैपेंड। सो नेक्स्ट आज की क्लास में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज अपने कॉपी किताब को खोल के बैठे, और जहां तक हो सके आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और देखिए कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट्स है वो कहाँ तक बन पाई है, और कितना पढ़ने की जरूरत है, और मुझे किस स्तर पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैज बीन अपीयर्ड इन द एग्जाम। ठीक है, सो सिंस यू पीपल आर गोइंग टू अपीयर इन दिसंबर, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए कि किस तरह से मुझे तैयारी करना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे छोड़ा था आपको, तो मैंने कुछ इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि जब हम बात करते हैं एब इनिशियो, एब इनिशियो इज द टर्म्स जो कि आप बार बार देखोगे, ये किससे संबंधित है, ये मैंने आपसे पूछा था। एब इनिशियो मतलब क्या होता है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाई इनिशिएटिव, थिंग्स डन लेटर, विदाउट इनिशिएटिव। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, एब इनिशियो एक इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो जस्ट टेक अ लुक and just try to answer this. देखिए, ab initio, initio means, ab का मतलब क्या होता है, initio का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अब आप खुद ब खुद आंसर तक पहुंच जाओगे। सो जब हम बात करते हैं ab initio, इसका मतलब ही क्या होता है कि initio का मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब शुरुआत से। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप शुरुआत से कुछ चीज बताना चाह रहे हो। ठीक है, और एब का मतलब फ्रॉम। ठीक है, यहाँ का मतलब होता है फ्रॉम मतलब से। ठीक है, यानी आप शुरुआत से कुछ बताना चाह रहे हो, उसको कहते हैं एब इनिशियो। अब ये चीजें यूज कहाँ होती है, क्योंकि जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो मैंने बताया था एक होता है ऑफ साइट एज साइटेड एबव, उसको हम क्या करते हैं, फुटनोट में ऐड करते हैं, जहां पे हम बार बार चीजों को लिखने से पहले बार बार रेफरेंसिंग देने से बेटर है कि हम ऑफ साइट लिखते हैं। जिससे क्या होगा कि आप वर्ड की मिनिमाइजेशन, वर्ड बार बार आप वही रेफरेंस डालोगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, या फिर थोड़ा वर्ड एक्सीड हो जाएगा, तो इस वजह से हम पूरा रेफरेंसिंग ना देख करके नीचे लिख देते हैं ऑप्शन। उसी तरीके से जब हम एब इनिशियो की बात करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड में यूज किया जाता है। जब आप किसी चीजों को डिस्क्राइब करते हो, व्याख्या करते हो, तब आप क्या करते हो, एब इनिशियो यूज करते हो। यानी कि वहां पे आप हर चीज को बार बार नहीं कहते हो, आप कहते हो एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से आपने जो शुरुआत में डिस्कस किया है उसके आधार पे आप ये डिस्कस करने जा रहे हो, तो इसका हम यूज करते हैं एब इनिशियो। डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये खास करके यूज किया जाता है, उसी को हम कहते हैं एब इनिशियो। अब देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कि हम इस सीरीज में कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि द स्कोप ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा, मुझे खास करके मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रीड करती हूँ कि जब हम आईसीटी के एम्प्लॉइंग की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे, द स्कोप फॉर एम्प्लॉइंग आईसीटी सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द स्टेजेस ऑफ द रिसर्च। कि जब हम आईसीटी के यूज के बारे में बताते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ोगे तो आपको दो चीजें कॉन्सेप्चुअल आएंगी। ठीक है, एक जो आपका टॉपिक है जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ोगे, तो एक है आपका, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, जब आप रिसर्च पढ़ोगे ना, तो रिसर्च में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला जो टॉपिक है, शुरुआत में जो आपको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल मिलेंगी, और दो चीजें आईसीटी इन रिसर्च और एथिक्स इन रिसर्च। ये कहीं ना कहीं आपके कंसेप्चुअल नॉलेज पे आधारित है, यानी कि आपने थोड़ी सी भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ी है ना, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाना है। तो आईसीटी इन रिसर्च और एथिक्स इन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका स्कोरिंग मार्क्स है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जब हम आईसीटी इन रिसर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पे जनरली आपसे ऐप से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको वेब ब्राउजिंग, या फिर फॉर एग्जांपल आपके प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स, ये सारी चीजें, या फिर एमएलए एपीए, वो एक होता है रेफरेंसिंग स्टाइल।
तो जनरली जब हम बात करते हैं, ये सब ऐसे पोर्शन है जहां पे आपकी थोड़ी सी अगर कंसेप्चुअल नॉलेज हो जाएगी, दैट विल बी स्कोरिंग पॉइंट। इस पे आप थोड़ी सी वर्क करके यू विल अचीव अ फुल मार्क्स। ठीक है, तो जब हम एथिक्स इन रिसर्च की बात करते हैं तो एक चीज आप याद रखो कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो प्लेजरिज्म से संबंधित बात होती है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एफएफपी क्या होता है, यानी फाल्सिफिकेशन और उसके बाद फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म। जब ये तीन चीजें करते हो तो आप एथिक्स का वायलेशन करते हो, तो ये इसके तहत आता है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे बनता है। तो जब भी आप रिसर्च पढ़ें तो इन दोनों टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक ही क्या है, इट्स नॉट जस्ट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसमें आप टूल्स के बारे में जानो, डाटा के बारे में जानो, इट्स ऑल्सो एप्टीट्यूड। ये एक एप्टीट्यूड है जो कि इन दोनों के थ्रू ही आता है। और इसी वजह से ये क्वेश्चन क्या कर दिया है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नाउ बिकम मैंडेटरी इन रिसर्च। ठीक है, तो इस थोड़े से वर्क करने के बाद यू विल अचीव अ फुल मार्क। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरह आते हैं। जब हम बात करते हैं आईसीटी इन रिसर्च की, ठीक है, कि रिसर्च में हम आईसीटी का कहां पे यूज करें, तो यहां कह रहा है कि द एम्प्लॉइंग आईसीटी सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन स्टेजेस ऑफ द फॉलोइंग। आईसीटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है, अनुसंधान में निम्नलिखित में से किस चरण में आईसीटी का सबसे ज्यादा अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी कि आप क्या रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हो, हाइपोथेसिस को बनाने में, डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को एनालिसिस करने में और डेटा को इंटरप्रेट करने में। अब यहां पे आपको समझना है कि डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, ये आपके स्टेज बताए गए और आपको बताना है कहां पे देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांसेस कि हम क्या यूज करें, हम यूज करें आईसीटी, यानी कि आप कंप्यूटर्स इन सब का ज्यादा यूज करते हो किसमें। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब हम आईसीटी इन रिसर्च की बात करते हैं तो हम कुछ एप्स की बात करते हैं। आई एम सॉरी मैं आपको आंसर दिखा दी, बट वो तो प्रीवियस वाला था, बट मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बताना ये चाहती हूँ, इज दिट वन। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना आईसीटी इन रिसर्च तो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ऐप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने एसपीएस सिस्टम के बारे में जानते होंगे। उसमें क्या होता है कि हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको कैसे एनालिसिस करना है, तो ये सारे एप्स होते हैं, कैसे आप रेफरेंसिंग देते हो, ये सारी चीजें जब हम आईटी का यूज करते हैं तो हम इसमें आईसीटी इन रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब आईसीटी इन रिसर्च पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे माइंड मिस्टर टूल्स हैं। ठीक है, ये सारे एप्स हैं जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं और इससे क्या होता है कि आप किसी भी डेटा को बहुत इफेक्टिव वे में आप रखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डेटा इस तरीके से बताऊं कि 0.5 किलोग्राम इतने सारे यहाँ पे पाए गए, 0.7 ऐसे यहाँ पे पाए गए, बट यही चीजों को फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्टोरियल फॉर्म में, और ये पिक्टोरियल फॉर्म ऐसा नहीं होता है कि आपको दिमाग लगानी है, कुछ ऐप की मदद से आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। आइदर यू कैन कन्वर्ट इनटू पाई चार्ट, बार ग्राफ, ऐसे इस तरीके से जब आप एनालाइज करके पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है आपके रीडर्स को। तो इसी को हम कहते हैं आईसीटी इन रिसर्च। तो यही आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि जब हम आईसीटी इन रिसर्च की बात करते हैं तो इनमें से कौन से मेथड में, ठीक है, कौन से मेथड में हम ज्यादा यूज करते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ चांसेस कि हम यूज करें। ठीक है, सो जस्ट ट्राई दिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीटी इन रिसर्च इन क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं कि किस स्टेज पे आप आईसीटी इन रिसर्च यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप ज्यादा यूज करते हो। देखिए जब हम बात करते हैं ना कंप्यूटर की सबसे ज्यादा आप यूज करते हो कहाँ पे, आप यूज करते हो डेटा कलेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप ईमेल के थ्रू, सर्वे के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, देखिए लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था ना कि क्यों, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इससे आपको एक दो क्वेश्चन और बता दूं। इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि क्यों आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के जो रिसर्चर होते हैं, वो डेटा कलेक्शन के लिए ऑनलाइन मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन कुछ दे रखा था कि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती,
पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि वो मतलब कि आप एक ही चीज से आप डाइवर्स पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हो थ्रू द ऑनलाइन मेथड। आप एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग आपको सैंपल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सैंपल तक पहुंचने का अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये आईसीटी क्या करता है, मदद करता है, टाइम सेव करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप डेटा कलेक्शन की बात करते हो, डेटा कलेक्शन हम लोग ऑनलाइन इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास डाइवर्स सैंपल एक ही टाइम पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यही चीज है आईसीटी के बगैर करूं, मैं कहां पे जा सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली गई और वहां से कुछ लोगों का मैंने सैंपल कलेक्ट किया। जो सैंपल मैंने कलेक्ट किया वो किसी पर्टिकुलर रीजन पे है, बट फॉर एग्जाम्पल वही चीज है मैंने क्या की, मैंने किसी ग्रुप में डाल दिया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है लोग तमिलनाडु से जुड़े, हो सकता है गुजरात से जुड़े, या फिर हो सकता है असम से जुड़े, या फिर हो सकता है कि आपके मद्रास से जुड़े। तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग मुझे उस सैंपल में मिले, और जो चीजें ज्यादा डाइवर्स होती है उसकी चांसेस ज्यादा होती है कि आपकी रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आए, जनरलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही रीजन है कि हम डेटा कलेक्शन के थ्रू हम ऑनलाइन मेथड का ज्यादा यूज करते हैं। और वो इसलिए यूज करते हैं कि सबसे ज्यादा आपकी टाइम एनर्जी तो सेव होती ही है, प्लस में आपको एक ही टाइम पे डाइवर्स सैंपल मिल जाते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों जो है ना आजकल के रिसर्चर ऑनलाइन मीडियम का यूज करते हैं, ऑनलाइन डाटा कलेक्शन का यूज करते हैं। तो यही रीजन है। और दूसरा चीज जो हम आईसीटी का यूज करते हैं वो है आपका डेटा एनालिसिस के थ्रू। देखिए हर चीज जरूरी नहीं है कि आप उस डेटा को इंटरप्रेट कर सको। बहुत आसान होता है कि जब आप क्वांटिटेटिव गणना करने वाली, तो खैर जो क्वांटिटेटिव होती है ना आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको स्केल्स बताऊंगी, कैसे स्केल्स भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको भी क्या करते हैं, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अलग अलग मेथड होते हैं डेटा कलेक्शन के। कुछ तो वैसे होते हैं जिसको हम गिनती करते हैं, जिसको हम लोग मात्रा में निकालते हैं, बट कुछ जो डेटा होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, किसी की भावनाओं, किसी की फीलिंग्स, किसी के व्यवहार, इनको मेजर कर पाना डिफिकल्ट होता है। और मेजर करने के बाद उसको एनालिसिस कर पाना बहुत दिक्कत की बात होती है। तब जाकर के हमारा ये जो आईसीटी टूल होता है वो मदद करता है। मुझे जहां तक याद है कि सोशल साइंस में क्या होता है, आप किसी के व्यवहार को मेजर करना चाहते हो, और व्यवहार को मेजर करने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको नंबर असाइन करो। आपने अलग अलग टेस्ट सुना होगा, लिखट टेस्ट, गुटमान टेस्ट, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। उसमें क्या होता है, जो भी चीजें हमारी फीलिंग्स, एटीट्यूड होती है उसको हम स्केलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हो खाना, पहली बार रेस्टोरेंट में गए और आपसे पूछा आपको खाना कैसे लगा, कितना रैंक देना चाहोगे, कितना रेट देना चाहोगे, तो उस आधार पे आप 3.4, 3.6 इस तरीके से की आप रेटिंग देते हो। इट मीन्स कि आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपने जो फील किया उसको आपने स्केल के थ्रू मेजर किया। तो सोशल साइंस में इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप अपनी भावना, अपनी एक्सपीरियंस को, इसको क्वांटिफाई में नंबर के थ्रू आप रिप्रेजेंट करो। तब जाके ये जो आईसीटी टूल्स होते हैं वो हमारे रोल में आते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि आईसीटी रिसर्च में सबसे ज्यादा कहां पे यूज की जाती है, तो वो यूज की जाती है डेटा को कलेक्ट करने में और डेटा को खास करके इंटरप्रेट करने में, ठीक है। डेटा कलेक्शन और डेटा इंटरप्रिटेशन में वो ज्यादा मदद करती है। और ये ऑप्शन क्या है, सी और डी, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन इट मींस कि आपने क्या किया, जो मैंने आपको दिया उसके आधार पे आपने व्याख्या की, तो ये रीडर का काम है, ठीक है। रीडर अपना दिमाग लगा सकता है, बट जब हम बात करते हैं एनालिसिस तो ये रिसर्चर का काम है, और रिसर्चर क्या करता है, आईसीटी का यूज करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल यूजिंग। देखिए आपको अलग अलग सैंपल्स मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, और उसमें मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, जिसको हम लोग इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये अलग है, ठीक है। सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था रैंडम, प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग, और उसके अंदर ही आया था हमारा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है।
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ये एक था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ये हमने देखा था जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, हर सैंपल का इक्वल चांस होता है उसको सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आइदर इट विल बी हेड, आइदर इट विल बी टेल। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरा जो टाइप्स होता है वो हमारा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि यहाँ पे अनइक्वल चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोनों साइड हेड देखा, दोनों साइड टेल देखा, तो ये क्या होगा, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इक्वल चांस नहीं रहते, देयर इज सम बायसनेस इन्वॉल्व, और यहाँ पे बायसनेस कम होते हैं। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, जबकि ये क्या होता है, देयर इज अ बायसनेस इन्वॉल्व। यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेटेड हो जाते हो। तो जब हम बात करते हैं, इसके तहत भी हमने देखा था कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी इसी तरीके से देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था जजमेंटल सैम्पलिंग, आप पहले से ही जज करके बैठे हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार सैम्पलिंग तैयार। फॉर एग्जांपल, आप कहीं घूमने जा रहे हो, अचानक आपने क्या किया, सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, और आपकी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब ये स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार ना क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग वर्ड समझिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ना पिक्टोरल फॉर्म में आप याद रखो। आप सबने चाइनीज बॉल देखा है, चाइनीज बॉल फॉर एग्जाम्पल, जो कि एक्वेरियम में छोटा छोटा बॉल डाला जाता है, और वो क्या होता है, जैसे ही आप उसको टॉस करोगे ना, तो वो बॉल की तरह उछलते हैं, स्नो की तरह, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक बॉल, दूसरा बॉल, इससे इससे, ठीक है, इसी को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, आपको कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, आपका डेटा कलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, यू हैव नो आइडिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं चेन सैम्पलिंग। चेन सैम्पलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं विद द चेन के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। दूसरा इसका नाम होता है, उसको कहते हैं रेफरल सैम्पलिंग, यानी कि रेफरल का मतलब क्या होता है कि आपने किसी के अनुमोदन के अनुसार सैम्पलिंग कलेक्ट किया। और मैं बताऊंगी अनुमोदन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिसर्च करना है ड्रग्स से रिलेटेड, कि गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं वो ड्रग्स के प्रति क्यों इतना आकर्षित हो जाते हैं, मैंने एक रिसर्च करना चाहा, और मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे ड्रग्स पीते हैं, कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे बस एक बंदे के बारे में पता है जो कि मैंने देखा, और उसके आधार पे मैंने अपना डेटा कलेक्शन किया कि मैं स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करूंगी, ठीक है। तो मैंने एक बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को, जो कि क्या कर रहा है, ही इज नाउ एडिक्टेड विद द ड्रग। अब मैं क्या की, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी मैंने इस रैपो बिल्ड किया, और उसके आधार पर मैंने डेटा कलेक्ट किया। अब मुझे देखना है कि ये जो जिसने ये जो अपना बताया इंफॉर्मेशन, क्या वो दूसरों के लिए भी लागू हो रहा है। तो मैं उससे पूछूंगी कि क्या तुम किसी और को जानते हो, तो ये बताया गया कि हाँ, मैं अपना जो ये है ना वो उस नेटवर्क से लेता हूँ। तो ये मुझे 2 लोगों के बारे में बताएगा, या फिर मुझे किसी एक के बारे में बताएगा। मैं वहां पे जाऊंगी और ये बताएगा कि हाँ, मेरे पास जो ड्रग आता है, उसने हो सकता है मुझे दुकानदार के बारे में बताया कि मैं इस दुकान से ड्रग लेता हूँ। मैं दुकानदार के पास जाऊंगी, दुकानदार से पूछूंगी, वो बताएगा कि मेरे पास 2 जगह से सप्लाई आता है। तो मैं 2 लोगों के पास जाऊंगी। अब ये 2 लोगों कहते हैं कि भाई हम लोग तो बस ऐसे ही नॉर्मल है, मीडिएटर है, जो मेन जो माल आता है वो कहीं और से आता है, तो मैं मेन के पास चली जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैं अपनी जो रियलिटीज है उसके तरफ बढ़ती गई। और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, एक से स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जब रिसर्चर को कुछ नहीं पता रहता है कि डेटा वो किस तरीके से कलेक्ट करेगा, बट फिर भी विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस की मदद से, परिचय की मदद से, वो धीरे धीरे डेटा कलेक्शन करने में सफल हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये खास करके आप देखोगे ना, ज्यादातर आपको वैसे टॉपिक जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस, या फिर वैसे चीजें जिनके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, बट फिर भी आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, यू कैन यूज अ स्नोबॉल टेक्निक डेटा कलेक्शन के लिए। तो इसको हम और भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका आपका है नेटवर्क सैम्पलिंग, यानी आप नेटवर्क के थ्रू आप सैंपल कलेक्ट करते हो। तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क सैम्पलिंग। और ये बार बार पूछा जाता है, अगर आपको तीनों में से कोई भी नाम एग्जाम में पूछा जा रहा है, समझ जाना कि ये स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात कर रहा है। और स्नोबॉल सैम्पलिंग, पूरे सैम्पलिंग में एक देखिए, सबसे सैम्पलिंग की मेथड में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कोटा सैम्पलिंग,
स्नोबॉल सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। रैंडम बहुत आसान है, रैंडम का मतलब कि इक्वल चांस होता है। तो ये तीनों सैंपल्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम स्नोबॉल सैंपलिंग की बात करते हैं तो स्नोबॉल सैंपलिंग एक नेटवर्क के थ्रू आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, उसी को हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। मैंने छोटा सा आपको बेसिक चीजें दे दी, बेसिक आइडिया दे दिया। तो ये है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। कह रहा है स्नोबॉल सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल। हम क्या करते हैं, सेलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग, कैसे हम सैंपल की सिलेक्शन करते हैं, थ्रू द मेथड, नेटवर्क, ग्रुप, स्नोबॉल, कंप्यूटर प्रोग्राम। किस तरीके से आप स्नोबॉल सैंपलिंग में आप सैंपल चूज करते हो, ये आपको पूछा जा रहा है। जस्ट टेक अ लुक, क्योंकि मैंने आपको अभी सारी चीजें बताई है कि स्नोबॉल सैंपलिंग का अलग अलग नाम क्या है, उसके कोडवर्ड क्या है, इसको हम चेन रेफरल कहते हैं, नेटवर्क भी कहते हैं। तो यू शुड नो। देखिए जब भी हम स्नोबॉल सैंपलिंग की बात करते हैं, देखिए ग्रुप तो यहाँ पे नहीं आता है, देयर इज द सेपरेट टर्म दैट इज ग्रुप। स्नोबॉल का मतलब, स्नोबॉल आपको वर्ड से समझना नहीं है, मतलब इट्स अ ट्रैप। यहाँ पे ट्रैप दिया है कि वर्ड्स, क्वेश्चन में देखा कि स्नोबॉल है, मतलब यहाँ पे भी डाल देंगे। तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा। जो राइट आंसर है वो आपका नेटवर्क, कि हम क्या करते हैं नेटवर्क के थ्रू, कहाँ गया वो, अच्छा वेट वेट वेट, हाँ, कि हम नेटवर्क के थ्रू हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। तो ये है आपका नेटवर्क, और इसी जाल के थ्रू आप रियल जो आपका टारगेट होता है वहां तक पहुंच जाते हो। तो ये है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, इज दिस द क्वेश्चन गाइस? हाँ, आई थिंक यही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जब हम देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स बार बार आपसे पूछा जाता है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, गलती करके आते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक जो होता है वो है आपका टर्शियरी। टर्शियरी सोर्स ये क्या होता है, जब जब डेटा, ठीक है, एक होता है टर्शियरी, जब डेटा हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स दोनों से कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं टर्शियरी। और जो चीजें हम प्राइमरी से कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी। और प्राइमरी में क्या करते हैं, हम खुद से क्या करते हैं, जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए जब भी हम सैम्पलिंग की बात कर, सॉरी, जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं। तो क्या क्या सोर्सेज होता है, इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राथमिक सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, डेटा कलेक्शन का। रिसर्च का रिव्यू, ठीक है, शोध समीक्षा। रिसेंटली रिटन टेक्स्ट बुक, किया कि वैसा पुस्तक जो आपने अभी हाल में लिखा है। रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन द स्टैंडर्ड जर्नल, की वैसा रिसर्च आर्टिकल जो कि आपने अभी स्टैंडर्ड जर्नल में पब्लिश किया है, ठीक है। और एक कह रहा है एक मल्टी ऑथर ट्रीटीज पब्लिश्ड इन द ईयर 2015। ये आपके पूछे गए हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था, याद है आपको, रिव्यू। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने पूछा था कि एक रिव्यू पेपर क्या होता है और एक रिसर्च पेपर क्या होता है। याद आ रहा है आपको कुछ? मैंने आपको बताया था कि एक रिव्यू पेपर और एक रिसर्च पेपर में अंतर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा, ठीक है, और मैंने इसको पब्लिश करा दिया स्प्रिंगर के जर्नल्स में। स्प्रिंगर, एल्सेवियर, कहीं पे भी मैंने पब्लिश कराया, इसको कहते हैं हम रिसर्च पेपर, ठीक है। किसी स्टैंडर्ड जर्नल, मतलब कि फॉर एग्जांपल स्कूपस बेस्ड, यानी कि वैसे जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है, वैसे जर्नल्स में मैंने क्या कर दिया, जर्नल अपनी आर्टिकल को पब्लिश करा दिया। और दूसरा क्या होता है आपका, रिव्यू पेपर होता है। रिव्यू पेपर यानी कि आपने क्या किया, कोई पेपर जो है ना उसको उठा करके अपनी अपनी समीक्षा दी, उसी को कहते हैं रिव्यू पेपर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी का मतलब क्या था, सेकेंडरी का मतलब ही था कि हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे कोई पेपर है और उसके आधार से हम कलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि रिव्यू पेपर क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। ऑलरेडी एक पेपर है और उसके आधार पे आप क्या कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग योर डेटा नाउ। तो इट मीन्स कि इट्स अ सेकेंडरी सोर्स। रिव्यू पेपर आपका क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, रिसेंटली रिटन टेक्स्ट बुक, यानी कि अभी क्या हुआ है, हाल ही में एक टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, ठीक है। अरे वेट 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 वेट, हाँ कहाँ गया, हाँ, दूसरा जो ऑप्शन आपका दे रखा है टेक्स्ट बुक, जो कि अभी हाल ही में लिखा हुआ है। देखिए जो चीज है, जो इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, आप टेक्स्ट बुक से उठाते हो। टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक भी जो होता है ना, कहीं पे आप लिखते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक भी क्या है, देयर इज सम
ऑलरेडी गिवन आइडिया, उसके आधार पे आप बुक लिख रहे हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक क्या है, दीज आर द प्राइमरी सोर्स, सॉरी दिस आर द सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि आपने क्या किया, जो ऑलरेडी रिटन था उसके आधार पे आपने टेक्स्ट बुक लिखा, तो रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इज द टेक्स्ट बुक। अब देखिए कुछ चीजें जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे कि रामायण, ये सब चीजें बहुत पुरानी होती हैं, ठीक है, आर्काइव ये सब, तो वहां से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारा हो गया प्राइमरी सोर्स। बट जब हम जो रीसेंट बात करते हैं, जो न्यूली पब्लिश्ड है, उस इट मीन्स कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट से किया, ऑलरेडी जो हो चुका है उसके बारे में कलेक्ट किया, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। फिर उसके बाद जो आपके ऑप्शन में दे रखा है वो क्या है, ए मल्टी ऑथर ट्रीटीज पब्लिश्ड इन अ ईयर 2050, यानी कि वैसा ट्रीटीज जो आपने अभी पब्लिश किया है, यानी कि प्रकाशित बहुलेखन ग्रंथ, बहुत लोगों ने क्या किया, ग्रंथ लिखा, यानी कि अलग से एक बुक लिखा, तो ये भी क्या है, आपकी सेकेंडरी सोर्स है, यानी आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से आपने क्या लिखा, एक बुक लिखा, तो ये अभी रिसेंट में हुआ है, इट मीन्स कि देयर इज अ कंक्रीट फैक्ट्स, और उसके आधार पे आप क्या लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्स में आएगा। बट बच क्या जाता है, बच ये जाता है कि आपने क्या लिखा, एक आर्टिकल पब्लिश किया स्टैंडर्ड, यहां पे तो मैंने दिखाया था आपको कि आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया और वो भी एक स्टैंडर्ड जर्नल्स में, और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड जर्नल्स जो होते हैं, इट मीन्स कि आप जो भी करते हो दैट शुड बी द न्यू, ठीक है, आप हर चीज आप जाके डेटा कलेक्ट करते हो और उसके आधार पे आपकी जर्नल्स पब्लिश होती है, इट मीन्स की जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है दैट शुड बी कलेक्टेड बाय यू, ठीक है, तो उसके आधार पे ये जो है वो क्या है, आपका प्राइमरी सोर्स बन जाता है, और जब हम इसके आधार पे कोई पेपर लिखते हैं वो आपका क्या बन जाता है, सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी में अंतर समझा। प्राइमरी सोर्स यानी जो चीजें आप जाकर के खुद और अपने इंफॉर्मेशन को एक न्यू फॉर्म में, रॉ फॉर्म में देते हो, दैट इज योर प्राइमरी। सेकेंडरी यानी कि जो चीजें आप प्राइमरी सोर्स से कल आउट कर रहे हो उसको कहते हैं सेकेंडरी, और टर्सरी यानी कि आप प्राइमरी से भी ले रहे हो, सेकेंडरी से भी ले रहे हो, दैट विल बिकम टर्सरी। अब चीजें हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है द इजीएस्ट, ठीक है, सबसे आसान, द इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज सबमिटेड रेटिंग स्केल इज कॉल्ड, सबसे आसान। देखिए इसका वर्ड का मतलब ही आप समझ जाओगे, ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है, बट जो हम लोग गलती कर देते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ के नहीं जाते, हम क्या करते हैं, आइदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं वो हम 4 तरह की स्केल के पढ़ के जाते हैं, या तो हम नॉमिनल पढ़ के जाएंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, और आपका क्या पढ़ के जाएंगे, रेशियो स्केल, ये 4 मेथड हम पढ़ के जाएंगे, और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, एग्जाम में जाके बैठते हैं। पर जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन आपको इस स्केल से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पता है उनको कि आप क्या करोगे, आइदर यू विल लुक इनटू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, दीज आर द पैरामेट्रिक टेस्ट में हम यूज करते हैं, और ये नॉन पैरामेट्रिक यानी कि आप सिंपली रैंकिंग देते हो, तो ये नॉन पैरामेट्रिक में हम यूज करते हैं। और क्या हमने देखा, ये ऑर्डिनल, ये आपकी कैटेगरी में, तो ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, जबकि ये क्या होता है, यहाँ पे आप जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हो, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव में आता है, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव में आएगा। तो अब देखिए, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सब चीजें तो हम पढ़ के जाते हैं, फेयर गुड, बट जब हम क्वेश्चन में ये सब एग्जाम में आता है, गुटमान स्केल, लिकर्ट स्केल, थंडरस्टॉर्म स्केल, तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए, और मैं इसके लिए आपको बाकायदा दिखाना चाहती हूँ ये 4 स्केल्स क्या होते हैं। देखिए जब हम स्केल्स, वैसे स्केल जिसको हम जनरली क्वालिटेटिव में यूज करते हैं, यानी कि आपकी भावनात्मक चीजों में, ठीक है, आपकी क्वालिटेटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने क्या किया, ये आप देख पा रहे हो, कैन यू सी दिस, यहाँ पे आप देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू लाइक योर सर्विस, आपको अपना सर्विस कैसा लगता है, अपना काम कैसा लगता है, आपके यहाँ पे 10 फेसेस बनाए गए हैं, और उसके आधार पे आप चूज करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं कहूंगी 2, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं लिखूंगी हैप्पी, इमोजी जो मैं बनाऊंगी वो बहुत अच्छे का इमोजी बनाऊंगी, तो ये इट मीन्स कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस आधार पे मैं एक पैटर्न डेवलप करूंगी, कितने लोगों को अच्छा लगता है, इट मीन्स 10 लोगों को अच्छा लगता है, 1 लोगों को बुरा लगता है, इट मीन्स दिस वर्क इज वेरी गुड। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कम टू द रिजल्ट। और जब हम इस तरीके का, यानी कि जब क्वालिटेटिव के आधार पे हम क्या करते हैं, डेटा निकालते हैं, तो वो आपकी किस में अंदर आता है, वो आता है आपका गुटमान, लिकर्ट, ये सारे स्किल आते हैं।
तो जब भी हमें फीलिंग्स मेजर करना है, एटीट्यूड यानी कि आपकी भावना या फिर आपका डर या फिर आपका जो भी चीज, अगर हम आपके फीलिंग से रिलेटेड हम मेजर करते हैं, वी यूज दिस स्केल। अब ये स्केल भी 3 तरह के होते हैं। जो पहला स्केल होता है उसको कहते हैं लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल को हम कहते हैं समेटेड स्केल, ठीक है। लिकर्ट स्केल को हम कहते हैं समेटेड। एंड आई एम सॉरी फॉर हिंदी मीडियम कि मैं इसको हिंदी में नहीं लेके आई, बट क्वेश्चन जो आता है ना लिकर्ट का लिकर्ट ही आता है, ठीक है। और समेटेड का आई थिंक इसका कुछ होना चाहिए, बट क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लेना। मैं कोशिश करूंगी इसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जब हम लिकर्ट स्केल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप किसी चीज से कितना अग्री हो, कितना डिसअग्री हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैं पूछूंगी कि एनटीए कितना टफ है, या फिर मान लीजिए कि आप एग्जाम देके आए और मैं आपसे पूछूंगी हाउ डू यू फाइंड दिस जॉब, ठीक है। आपको ये एग्जाम एनटीए इज इजीएस्ट एग्जाम, मैंने ये एक स्टेटमेंट दिया, एनटीए बहुत ही आसान एग्जाम है, ये एक स्टेटमेंट दिया। अब इस पे मैंने कहा 1 से लेकर के 10 तक की मैंने स्केलिंग की। एक कहता है कि स्ट्रांगली अग्री, मैं इससे बिल्कुल ही वाकिफ हूं, इसको कहते हैं स्ट्रांगली अग्री। और दूसरी तरफ जो हमारा स्केल होगा वो है स्ट्रांगली डिसअग्री, यानी कि मैं इससे बहुत ही डिसअग्री करता हूं, यानी कि मैं सहमत नहीं हूं। और एक कहता है न्यूट्रल, यानी कि दोनों पक्ष में आता है, न्यूट्रल, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मतलब ठीक ही है, इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे आपको स्केलिंग यानी कि लेस देन, फ्यूअर, बेटर, इस तरीके से आपको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यानी कि जब आपको स्टेटमेंट वर्ड्स में आप क्या करते हो, किसी भी एटीट्यूड को स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, इसमें हम क्या कहते हैं, लिकर्ट टेस्ट का यूज करते हैं। तो लिकर्ट टेस्ट जब आप क्या करते हो, अपनी बिहेवियर को वर्ड में समझाते हो, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। जो दूसरा होता है वो क्या है आपका गुटमान स्केल, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू, यानी कि फिगर्स के थ्रू, इमोजीज के थ्रू, यानी कि आपको बहुत ही बुरा लगा, ठीक है, तो अब मैंने सैड का फिगर बना दिया, या फिर आपको ओके ओके है, ठीक है, ठीक ही है, तो अब मैंने क्या बना दिया, एक न्यूट्रल फिगर बना दिया। और फिर एक जो है ना वो बहुत दुखी है, तो इस तरीके से मैंने पिक्टोरियल के फॉर्म में उसको कहते हैं गुटमान। और इसको कहते हैं समेटेड स्केल, समेटिव स्केल, ठीक है, समेटिव स्केल। और इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव स्केल। गुटमान को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव स्केल, ठीक है। और एक जो आपका स्केल आता है वो क्या है, वो है आपका गुटमान के बाद इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव स्केल, जहां पे आप स्टेटमेंट यूज करते हो फीलिंग्स को ये करने के लिए, ठीक है। और एक जो आता है आपका थंडर स्टॉर्म स्केल, ठीक है, थंडर हो, अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट होता है कि आई एम अग्री, आई एम डिसएग्री। जब हम थंडर स्टॉर्म स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो भी इंटरवल है इसके बीच में इक्वल इंटरवल रहता है और इसको कैलकुलेट कर पाना बहुत आसान रहता है। तो ये है आपका लिकर्ट स्केल, गुटमान स्केल, थंडर स्टॉर्म स्केल, जिसके तहत हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव चीजों को मेजर करते हैं, उनको हम मेजर करने का काम करते हैं इस स्केल में, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम इस क्वेश्चन को अब जल्दी जल्दी करेंगे। कह रहा है ऑफ ऑल द फैक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, इनमें से आपको 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरिलेशनल कोएफिशिएंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से कौन जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आपके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 0.0, 0+1 पॉजिटिव में है, और -0.1, -0, 8.88, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये आपको बता रहा है, पूछ रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कोरिलेशनल कोएफिशिएंट क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन वीकेस्ट है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। और आपको अभी जस्ट ट्राई दिस और यू विल थिंक कि ये बहुत ही आसान है, और मुझे ऐसा नहीं था कि आपको नहीं आता है, आपको आता है। बट देखिए, जब हम बात करते हैं ना, सबसे पहले आप देखिए कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। वर्ड कोरिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि आप 2 फैक्टर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हो। कोरिलेशन का मतलब यही है, कोरिलेशनल का मतलब कि यू फाइंड द
रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल v1 और v2 के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में आप देखते हो, वही कोरिलेशन कहता है। रिग्रेशन में क्या होता है, आप देखते हो कि ये सब कैसे रिलेटेड है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये कर रहा है कि नहीं, तो ये आता है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट में। ठीक है, अब देखिए ये जो कोरिलेशन है इसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, और ये होता है +1 और -1, इन दोनों के बीच में ही हम मेजरमेंट करते हैं। तो जो चीजें +1 और -1 के पास पास होंगी उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है, यानी कि ये इसको देखिए, इसको हम कहते हैं, ये हमेशा लीनियर पे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इसको हम हमेशा लीनियर पे मेजर करते हैं कोरिलेशन को, और यहाँ पे जो यहाँ पे आती है स्ट्रॉन्गेस्ट उसी को माना जाता है, और जो 0 के बीच में आती है इट मीन्स कि यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं इन दो वेरिएबल के बीच में। तो अगर आप देखिए ये आपके स्केल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 0.88, ये -1 के पास है, बट यहाँ पे आपको दे रखा है 0.1 + 0.5, ये इसके बहुत नजदीक है, बट ये पॉजिटिव में है, तो ये मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ये निगेटिव है, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो ये है। ठीक है, और क्यों है आपको पता चल रहा है, यहाँ पे 0.12 का अंतर है, यहाँ पे 0.5 का अंतर है। इट डजंट मैटर कि पॉजिटिव में निगेटिव में है, दोनों पास में, इसके पास में जो आता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.01, इट मीन्स कि इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया 0 का मतलब ही है कोई कोरिलेशन नहीं। 1.05 यानी कि 0.05 का अंतर है, इट मीन्स कि दे आर पॉजिटिवली स्ट्रांगली कोरिलेटेड। यहाँ पे 0.05 का अंतर है, इट मीन्स कि ये इससे कम है, और यहाँ पे 0.12 का अंतर है ना, तो यानी कि ये, बट ये निगेटिव में है, तो ये निगेटिवली स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट है जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ ये है, क्या बोलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, एनटीए का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस छोड़ करके आपसे क्या पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, और ये कहीं ना कहीं आपके हायर एजुकेशन इस पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हम NPEGL की बात करते हैं तो ये अमेंडमेंट 2 ये किस में तब्दील हुआ, प्राथमिक स्तर पे लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक संशोधन है सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, जहां पे क्या किया गया, आई थिंक 1 से लेकर के 7 क्लास की लड़कियों को फ्री में एजुकेशन की बात की गई। जो चीजें आप सर्व शिक्षा अभियान पे देखते हो ना अभी के टाइम पे, वो उससे पहले NPGL कहलाती थी। और इसमें कोशिश ये किया गया कि आप जो रूरल एरिया देख रहे हो जहाँ पे लड़कियों की ड्रॉप आउट ज्यादा होती है, वहां पे उनको क्या किया जाए, फ्री में एजुकेशन दिया जाए, ताकि लड़कियां भी क्या करें, नाउ दे स्टार्ट रीडिंग इन स्कूल। तो सर्व शिक्षा अभियान का रीजन ये था कि जो गांव की लड़कियां हैं वो ड्रॉप आउट ना करें, अंडर प्रिविलेज जो रीजन है उसमें लड़कियों को, या फिर मान लीजिए कि विकलांग वुमेन, उनकी जो एजुकेशन उन पे जोर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स, इनमें से कौन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है। तो आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं, एपिस्टैटिक, टी स्टैटिक्स, पियर्सन कोरिलेशन और स्पीयरमैन कोरिलेशन, ये आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इनमें से कौन नॉन पैरामेट्रिक है। तो देखिए जब हम बात कर रहे थे स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन, देखिए जब भी हम बात करते हैं स्पीयरमैन की, तो स्पीयरमैन बात करता है रैंक और ऑर्डर से रिलेटेड। और जब हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉन पैरामेट्रिक कौन है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ये क्या होते हैं, दे आर पैरामेट्रिक। ठीक है, पियर्सन, ये सब क्या होते हैं, दे आर पैरामेट्रिक। जब हम स्पीयरमैन की बात करते हैं तो ये नॉन पैरामेट्रिक है। इट मीन्स कि वहां पे आप क्या कर सकते हो, देयर इज, सिर्फ आप रैंक और ऑर्डर के आधार पे आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, जब हम पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल का आप यूज करते हो,
यानी कि आप उसको मेजर कर सकते हो, उनके बीच में आप अंतर ढूंढते हो। बट जब हम स्पीयरमैन की बात करते हैं तो सिर्फ हम उनको रैंक के आधार पे कि ये ज्यादा स्ट्रांगली है, कम स्ट्रांगली है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, बस सिर्फ उनको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये इस ग्रुप में है, ये उस ग्रुप में है, बॉयज इधर, गर्ल्स इधर, 1 2 ऐसे आप कर सकते हो। बट जब हम यहाँ पे स्केलिंग की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो ये एफ टेस्ट और टी टेस्ट में आते हैं, ठीक है, और आपका पियर्सन टेस्ट में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट रिलायबिलिटी, इनमें से कौन जो है टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी का टाइप नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए जब हमने आपको बताया था ना रिलायबिलिटी के टाइप्स, तो आपको मैंने बताया था एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, और दूसरा होता है इसके अंदर दूसरा जो कैटेगरी होता है वो है आपका टेस्ट रीटेस्ट, यानी कि आप एक ही चीज बार बार आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी भी अपना वेट मेजर कर रही हूँ, तो फॉर एग्जांपल 50 kg, दूसरी बार भी मेजर कर रही हूँ 50 kg, तीसरी बार भी मेजर कर रही हूँ 50 kg, यानी कि एक ही चीज को बार बार मेजर कर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, तो एक ही रिजल्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट रिलायबल। फिर उसके बाद स्प्लिट हाफ, यानी कि दो पार्ट में भी अंतर करके, दो स्टडी करके फिर उसके बाद हमने मेजर किया, वो भी कंसिस्टेंट शो कर रहा है, ये भी रिलायबिलिटी का टाइप्स है। पैरेलल ये हमने उसको स्टडी किया, वो भी रिलायबिलिटी का पार्ट है, बट क्या पार्ट नहीं है, तो क्राइटेरिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे आता है कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि आपने जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है उससे आपने क्या लिया, अचीव किया, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आर्काइवल डाटा, एनएसएसओ, यानी कि ये क्या है, गवर्नमेंट की एक डेटा है और उसके आधार पे आपने वहां से इंफॉर्मेशन निकाला। ओरल नैरेटिव तो आप किसी की जाकर के आप स्टडी कर रहे हो, उनसे आइडिया ले रहे हो। पार्टिसिपेंट डायरी आप गए वहां पे और अपने एक्सपीरियंस को लिखा, तो ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी सोर्स में आ गई। आर्काइवल डाटा मैंने आपको बताया, आर्काइवल या फिर अच्छे जर्नल्स में जो पब्लिश होते हैं वो प्राइमरी में आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं एनएसएसओ गवर्नमेंट की सर्वे, तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है और फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, फिर वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। एनएसएसओ की रिपोर्ट, तो ऑलरेडी जो डेटा है उससे आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, दैट कम अंडर द सेकेंडरी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। टिल देन जस्ट कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी।